तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। अपने घरों में रहें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पिछली वीडियो में जाना था। अब हम देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने जाना था कि ये पृथ्वी पर खींची हुई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जिनका इस्तेमाल किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए तथा उसके साथ साथ पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग प्रकार की जलवायु के बारे में जानकारी भी हम उन रेखाओं के माध्यम से जुटाते हैं। इसी प्रकार अब देशांतर रेखाएं भी पृथ्वी पर खींची हुई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, किंतु ये अक्षांश रेखाओं से कुछ प्रकार से भिन्न होती हैं। अक्षांश रेखाएं हमारी पृथ्वी पर क्षैतिज रूप में खींची जाती हैं और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर रूप से खींची जाती हैं। अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो इस तरह से जो पृथ्वी पर रेखाएं खींची जाती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो इस प्रकार पृथ्वी पर रेखाएं खींची जाती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती थी। इसका मतलब कि उन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर एक बिंदु पर समान रहती है, किंतु देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। ये एक ध्रुव से निकलती हैं तथा दूसरे ध्रुव पर जाकर के मिल जाती हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो देशांतर रेखाएं हमारी एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से जोड़ती हैं। चूँकि ये एक ही ध्रुव से निकलती हैं, जो कि हमारे बिंदु रूप में होता है, इसलिए दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों पर निम्नतम होती है। इसका मतलब उनके बीच में उस स्थान पर कोई भी दूरी होती ही नहीं है, या हम कह सकते हैं कि ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी शून्य होती है। अब हम इस डायग्राम के हिसाब से ही समझ सकते हैं, जिस प्रकार हम इस गोले के बीच की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमारी इन दो रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, और जब हम इस गोले के बिल्कुल मध्य में पहुंच जाएंगे वहां पर इन दो रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम हो जाएगी, और इस गोले का जो मध्य बिंदु होगा उसी को हम भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा, या फिर जिसको 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा भी उसको कहा जाता है। इसके अलावा आपसे इसी प्रकार के प्रश्न पेपर में बनते हैं कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर कम हो जाती है अथवा बढ़ती है। तो अगर हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो हमारे इन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो भी बढ़ती जाएगी। लेकिन हम अगर इसी का उल्टा अगर हमसे पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर दो देशांतरों के मध्य की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हमारी घटती हुई चली जाएगी। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो वो 111.36 किलोमीटर होती है। आपको बस इतना नंबर याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। ये हमने पढ़ा था अक्षांश रेखाओं के बीच की भी दूरी 111 किलोमीटर ही होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है, मान लीजिए कि ये 1 डिग्री देशांतर है, ये 2 डिग्री देशांतर है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इसको गोरे कहा जाता है। ये आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसी प्रकार दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है, मान लीजिए कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 1 डिग्री अक्षांश है, तो इनके जो बीच का क्षेत्र होता है इसको कटिबंध या पेटी के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्न आपसे बनते हैं। तो अगर हम जिस प्रकार हमने देखा था कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी दो बराबर गोलार्धों में विभाजित करती है। ये रेखाएं हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में जाना था कि ये कहने के लिए रेखाएं हैं, लेकिन वास्तव में ये वृत्त होते हैं। लेकिन देशांतर रेखाएं ऐसे नहीं, देशांतर रेखाओं के साथ ऐसा नहीं होता है। ये रेखाएं ही होती हैं, लेकिन दो देशांतर मिलकर के एक वृत्त का निर्माण करते हैं। वो कैसे करते हैं हम आगे की क्लास में जानेंगे। तो अभी हम सबसे पहले इनकी संख्याओं के बारे में बात करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि अगर मैं इस तरह से कोई कोण बनाता हूं तो ये 180 डिग्री का कोण बनता है। इसी प्रकार अगर मैं इधर से भी कोण बनाता हूं तो ये भी 180 डिग्री का कोण बनता है। अब अगर मैं यहाँ से दोनों तरफ बढ़ते हुए 1-1 डिग्री के अक्षांश के अंतर पर
अगर मैं कोण बनाता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक मेरे 180 कोण बन जाएंगे। इसका मतलब है कि वहाँ से मैं 180 रेखाएं खींच सकता हूँ। आप इसको एज्यूम कीजिए कि आप पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर खड़े हुए हैं और ये आपका आधा हिस्सा है। पृथ्वी के आप उत्तरी ध्रुव पर हैं और वहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से आपने एक एक डिग्री के कोण बनाने शुरू किए तो इस साइड तक यहाँ तक आपके 180 कोण बन गए और 180 कोणों से हर एक कोण पे एक रेखा खींची गई तो आपकी 180 रेखाएं हो गई। उसी प्रकार हमने इधर की तरफ भी रेखाएं खींचनी शुरू की और उसी प्रकार इधर भी हमारी 180 रेखाएं हो जाएंगी। हमने यहाँ से 0 डिग्री से शुरू किया और यहाँ पर 180 डिग्री हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमारे 180 रेखाएं इधर की तरफ हो जाएंगी तथा 180 रेखाएं इधर की तरफ हो जाएंगी। तो हमारी कुल रेखाओं की संख्या 180 + 180 = 360। आपके मन में एक प्रश्न होगा, जैसे हमने अक्षांश रेखाओं में 0 डिग्री को अलग से ऐड किया था उसी प्रकार हम यहाँ पर भी ऐड करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये हमारी काउंटिंग हमारी 1 से स्टार्ट हुई है और इधर भी 1 से स्टार्ट हुई है, तो 0 डिग्री को भी ऐड किया जाएगा तो हमारे हो जाएंगे 361। किंतु हमारा ये जो 180 डिग्री वाली जो लाइन रहेगी वो इधर से जाने पर भी यही सेम लाइन आएगी और इधर से जाने पर भी वही सेम ही लाइन आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि हमने 180 डिग्री को 2 बार काउंट किया है। तो हमने इसको 2 बार काउंट किया है, इसलिए एक बार का घटाना पड़ेगा, तो हमारी रेखाएं 360 ही निकल करके आएंगी। तो ये आप याद रखिएगा। अगर आपसे अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो वो 181 होती है, लेकिन देशांतर रेखाओं की संख्या अगर पूछी जाए तो वो 360 होती है। तो जिस प्रकार हमारी भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर बराबर उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती थी, उसी प्रकार हमारा फिर से आप इसको मानिए कि हम पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को ऊपर से देख रहे हैं और ये हमारा उसका बिंदु है। इसका मतलब कि ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। तो यहाँ से हमने जो एक रेखा खींची थी जिसको हमने 0 डिग्री नाम दिया था और ये जो हमने रेखा खींची है वो 180 डिग्री है। तो हमने ये 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों मिलकर के एक पूरा वृत्त का निर्माण करती हैं तथा ये पृथ्वी को 2 बराबर बराबर गोलार्धों में विभाजित करती हैं। हमारी भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती थी, किंतु हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा दोनों मिलकर के जो वृत्त का निर्माण करती हैं वो पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में विभाजित करता है, किंतु ये पश्चिमी गोलार्ध तथा पूर्वी गोलार्ध में विभाजित करती है। जिस प्रकार हमारे मैप पे जो डायरेक्शन होती है उसी प्रकार हम चलते हैं। मैप पे अगर हम इधर की तरफ देखते हैं तो वो ईस्ट होता है, इधर की तरफ देखते हैं तो वेस्ट होता है, इधर की तरफ नॉर्थ होता है और इधर की तरफ साउथ होता है। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन सी 2 रेखाएं मिलकर के, कौन सी 2 देशांतर रेखाएं मिलकर के एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। तो जो एक दूसरे के विपरीत रेखाएं होंगी वही इसका पूर्ण वृत्त का निर्माण करेंगे। किस प्रकार से, मान लीजिए हमने 0 डिग्री से अगर हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमने 1 डिग्री का एंगल बनाया और यहाँ पर हमने कोई रेखा खींची, किंतु हम यहाँ से अगर 180 डिग्री से वापस पीछे की तरफ हटेंगे तो यहाँ पे 179 डिग्री वाली कोई रेखा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री के अपोजिट जो रेखा है वो 179 डिग्री होगी। अतः अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 डिग्री के साथ मिलकर के कौन सा देशांतर पूर्ण वृत्त का निर्माण करता है, तो अगर हमने ये वाला जो हमारे देशांतर हैं वो हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में है। इन रेखाओं के राइट वाला जो हिस्सा है वो हमारा पूर्वी गोलार्ध है तथा इधर का जो हिस्सा है ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध है। तो इधर के जो भी हम देशांतर लिखेंगे 1 2 3 4 5 179, तो इनके साथ क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध में है, पूरब में है, तो इनके साथ हम ई लगाएंगे। इसका मतलब है कि 179 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी प्रकार अगर हम इधर के गोलार्ध की बात करें तो इन सारे देशांतरों के साथ हम W लगाएंगे, यानी कि 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ मिलकर के दूसरी कौन सी देशांतरीय रेखा पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है, तो वो 179 डिग्री लेकिन वेस्ट।
क्योंकि हमारा कंप्लीट सर्किल तभी हो पाएगा जब एक देशांतर पूर्वी होगा तथा एक देशांतर पश्चिमी होगा। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये आपसे आने वाले एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो हमने ये कुछ देशांतर रेखाओं के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में जाना। हमने शुरू में पढ़ा था कि ये देशांतर तथा अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, जिनका जो मेन पर्पज होता है, जो प्राइमरी पर्पज होता है, जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, वो किसी भी स्थान की स्थिति ज्ञात करना होता है। किंतु इनका दूसरे भी कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे कि हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था। किसी भी एक स्थान की जलवायु के बारे में वहाँ से पता चलता था, सूर्यातप वहाँ पे कितना पड़ता है उसके बारे में पता चलता था। उसी प्रकार हम देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल किसी भी स्थान के समय का निर्धारण करने में भी करते हैं। इससे सारे देशों के बीच एक कोऑर्डिनेशन रहता है तथा एक दूसरे के साथ व्यापार करने में तथा विभिन्न प्रकार के जो डिप्लोमेटिक इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करने में आसानी होती है। तो इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? हम सभी जानते हैं कि कोई भी सर्किल अगर होता है तो उसमें 360 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर। इसका मतलब है पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन करती है, तो उसको 360 डिग्री तक घूमना पड़ता है। और हम सभी ये बात जानते हैं कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लगता है। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे कुछ और उसका निष्कर्ष जो आएगा वो हम देखते हैं। तो अगर हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लेती है, तो अगर मैं 24 घंटों का मिनट बनाऊं तो ये 24 × 60 मिनट हो जाएगा। तो अगर ये 360 डिग्री घूमने में इतना समय लेती है तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? ये हम मैथमेटिकल कुछ संक्रियाएं कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाएंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1 डिग्री = 4 मिनट। इसका मतलब है कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अगर मैं कहूं कि अभी पृथ्वी 0 डिग्री पर इसने घूमना शुरू किया है तो इसको 3 डिग्री तक जाने में, 3 डिग्री तक घूमने में कितना समय लगेगा? तो 1 डिग्री तक घूमने में 4 मिनट लगते हैं, तो 3 डिग्री तक घूमने में इसको 12 मिनट लगेंगे। यही इसी चीज़ का इस्तेमाल हम अलग अलग स्थानों पर समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। किस प्रकार करते हैं समझने की कोशिश करिएगा। हमने इस 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसको माना है मानक समय रेखा। इसको मानक समय रेखा कहा जाता है, इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से निकाली गई है। कुछ समय पहले जब भारत विश्वगुरु हुआ करता था प्राचीन समय में, तब ये जो मानक समय रेखा थी भारत से ही होकर के गुजरती थी, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन से होकर के गुजरती थी। लेकिन अभी जब पूरी दुनिया पर ब्रिटिशर्स का राज हुआ, सारे देशों के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तो उन्होंने कहा कि जब हम सारी दुनिया पर राज कर रहे हैं तो ये हम ही सारी दुनिया का समय भी निर्धारित करेंगे। तो वहाँ पर वैज्ञानिकों की कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा कि हमारे जो ग्रीनविच लंदन में एक स्थान है वहाँ से जो होकर के रेखा गुजरेगी उसी को हम कहेंगे मानक समय रेखा, और पूरे विश्व का, पूरी पृथ्वी का जो समय है उसका निर्धारण हम इसी रेखा के अनुसार करेंगे। तो अगर इस स्थान पर 0 डिग्री पर अगर इस समय 12 बजे हैं तो इधर की तरफ और इधर की तरफ कुछ भिन्न समय होगा, और उस समय की कैलकुलेट कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे। मान लीजिए ये सूरज चाचा है और ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का जो हिस्सा बिल्कुल सामने है
ये मान लिया हमने कि ये 0 डिग्री देशांतर है, यानी कि ये जो रेखा है ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा इस समय सूर्य के बिल्कुल सामने है और सूर्य की किरणें इस पर लंबवत पड़ रही हैं। तो सूर्य की किरणें किसी भी स्थान पर लंबवत जब पड़ती हैं तो उस समय लगभग 12 बजे होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इस समय यहाँ पर 12 बजे होंगे। अब इससे इधर का जो हिस्सा है, इसके इधर का जो हिस्सा है, यहाँ पर सूर्य की किरणें इतनी नहीं आ रही होंगी, कम आ रही होंगी, और जितना हम यहाँ से इधर की तरफ बढ़ेंगे उतनी ही सूर्य की किरणें यानी कि सूर्य के प्रकाश में कमी होती चली जाएगी। और इसके दूसरी तरफ विपरीत दिशा में भी इसी तरह से हो रहा होगा, किंतु दोनों में फर्क इतना है कि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करती है, यानी कि इधर वाला जो हिस्सा है वो इधर की तरफ आएगा। तो ये कुछ समय बाद ये हिस्सा पलट के आगे की तरफ घूम जाएगा और ये वाला हिस्सा इसके सामने आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इधर वाला जो हिस्सा रहता है वो इधर वाले हिस्से के मुकाबले आगे चल रहा होता है। इसको इस तरह से समझिएगा, मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर हो, मेरे पास अभी यहाँ पे बिल्कुल मेरे सर पे सूर्य है और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लगभग 12 बजे का समय है। लेकिन क्योंकि आपके पास यहाँ पे सूर्य की रोशनी कम है, गर्मी भी कम लग रही होगी और सूर्य का प्रकाश भी कम पहुँच रहा है, तो हो सकता है अभी इस समय आपके पास उतना उजाला हो जितना यहाँ सुबह के 5 बजे या 6 बजे होता है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपसे 6 से 7 घंटे आगे हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे पहुँच गया हूँ वहाँ पे आप 6 से 7 घंटे बाद पहुँचेंगे, क्योंकि आपके पास इतनी धूप और इतनी गर्मी तब होगी जब मैं वहाँ से घूम के 7 घंटे आगे चला जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो चूँकि हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो हमारे समय में बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब है जो इस स्थान का समय होगा, इस स्थान का समय उससे आगे होगा। लेकिन अगर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ विपरीत दिशा में जाएंगे तो इधर का समय आगे होगा, तो इधर का समय उससे पीछे चल रहा होगा। किसी भी स्थान के समय के लिए हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, उसमें कुछ MCQs भी हम सॉल्व करेंगे, तो उसके बारे में और तिथि के बदलाव के बारे में हम उस वीडियो में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको कुछ चीज़ों के बारे में समझाना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अब आपके जो कुछ MCQs आते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि 0 डिग्री जो देशांतर है उसको GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। इसको प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसको प्रधान याम्योत्तर के नाम से भी जाना जा सकता है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा का नाम भी प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कौन सी रेखा को कहा जाता है तो वो 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। इसी प्रकार 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा अथवा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। ये बाकी सारी जो रेखाएं हैं हमारी सीधी रेखा में होती हैं, सीधी लाइन में होती हैं, किसी भी स्थान पर ये तोड़ी मरोड़ी नहीं गई हैं। किंतु हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो 180 डिग्री देशांतर है वो स्थान स्थान पर मोड़ी तोड़ी गई है। उसका कारण ये है कि इस रेखा के हिसाब से तिथि का निर्धारण किया जाता है, यानी कि इसके इधर की तरफ कोई और दिनांक होगी और इसके इधर की तरफ कोई दूसरी दिनांक होगी। वो कैसे आगे पीछे होती है, प्लस माइनस कैसे होता है, वो हम दूसरी वीडियो में समय के साथ समझेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि ये रेखा जगह जगह पर मोड़ दी गई है, वो इसलिए ताकि इसके ऊपर जो कुछ देश और कुछ देशों के आइलैंड इसके ऊपर आ रहे थे या फिर इसके बीच में आ रहे थे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि एक ही देश में 2 दिनांक हों, कि आधे हिस्से में 26 जनवरी है और आधे हिस्से में 27 जनवरी है। ये पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए जिस भी स्थान पर इस तरह की सिचुएशन आ रही थी तो इन्होंने वहां से उस रेखा को थोड़ा सा दाएं या बाएं खिसका दिया। तो आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि कौन सी देशांतर रेखा जिग जैग पोजीशन में है, यानी कि इधर उधर वो बिल्कुल सीधी रेखा में नहीं है, स्थान स्थान पर उसको मोड़ा गया है। तो वो 180 डिग्री देशांतर है जिसको अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा अथवा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। कुछ भिन्न प्रश्न आपसे और पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि 0 डिग्री देशांतर अथवा 0 डिग्री
अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा किस स्थान पर मिलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। आपसे और भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बारे में। पिछली वीडियो में ये कुछ पॉइंट्स छूट गए थे, तो मैं यहाँ पे इनको कवर करना चाह रहा हूँ। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। केवल एक ही महाद्वीप ऐसा है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं। तथा आपसे इनके बारे में ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है। हमारे भारत में बहने वाली माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाता है। तथा अफ्रीका में बहने वाली कांगो नदी अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा को यानी कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है तथा अफ्रीका में ही बहने वाली लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये प्रश्न आपसे समय समय पर पूछे जाते रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया वो समझ में आया होगा, और समय और दिनांक के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हष्ट पुष्ट रहिए, अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।